चढ़दी कला टाइम टीवी तो मैं थोड़ी होस्ट ते थोड़ी दोस्त मंजू वालिया थोड़े अपने शो चाह दा कप ते गपशप विच थोड़ा स्वागत कर दिया। बहुत चंगा लगता मैनू उन्हां नाल गल्लां करना जिहड़े मेरे सामने नहीं हन पर मेरे दिल दे बड़े करीब हन। अज भी असी थोड़े नाल फीनिक्स स्टूडियो तो मुखातिब हो रहे हैं ते जिस तरह कि तुहानू पता है कि इस शो की खासियत की है कि खासियत है कि हर वार तुहानू असी एक नवी शख्सियत दे नाल मिलाने अज भी तुहानू असी लैके चलदे हैं यूपी दे एक शहर फतेहपुर दे विच जिथे कि साडे पोएट पंकज पांडे जी साडे नाल जुड़नगे। उन्हां दियां हासे दियां कविता, उन्हां दियां व्यंग दियां कविता, उन्हां दे शब्द नहीं बोलते, उन्हां दी रूह बोलदी है और उन्हां दियां जिहड़ियां कविता जिहड़ियां भी ओह पढ़दे ने असीं उहनूं महसूस करदे हां और बड़े शायरी अंदाज दे नाल ओह बोलदे ने। ते आओ देर ना करदे होए तुहानू उस शख्सियत दे नाल मिलाने आं। थोड़ा जिहा तड़का, थोड़ी जी शायरी, थोड़ा जिहा फनी, थोड़ा जिहा व्यंग। अज दी शुरुआत तुहाडे नाल इहदे नाल करदे आं। पंकज जी नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम मंजू जी, बहुत नमस्कार। और सीके टाइम्स टीवी नॉर्थ अमेरिका के सभी दर्शकों का बहुत अभिनंदन, बहुत नमस्कार। और आपका यह शो बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है, इसको लगातार बहुत अच्छी रेटिंग्स मिल रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू पंकज जी। पंकज जी आप जॉब भी करते हैं और आप व्यंग भी कसते हैं, आप फनी भी शायरी करते हैं, आप कविताएं आपकी बड़ी अच्छी हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। पर इससे पहले कि हम उस तक पहुंचे, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताएं। आप फतेहपुर से हैं, यूपी से हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और आपने कहाँ एजुकेशन ली इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल मंजू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए इस बहुत प्रतिष्ठित चैनल में। और मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो उत्तर प्रदेश के दो बड़े ज़िले होते हैं, एक कानपुर और दूसरा प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। उन दोनों के बीच में एक छोटा सा शहर है फतेहपुर, तो वहाँ से मैं आता हूँ। और प्रारंभिक शिक्षा मेरी फतेहपुर में ही हुई। उसके बाद जैसे कि पास में बड़ा शहर जब होता है तो वो उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों में ही जाना होता है। तो यद्यपि हमारे शहर में भी सारी सुविधाएं थीं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए फिर मैं प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय नाम से, तो वो विश्वविद्यालय था, अभी भी उसी नाम से है। शहर का नाम जी बदला है, विश्वविद्यालय का नाम वही है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने उच्च शिक्षा लिया और इन बिटवीन मैं न्यायपालिका में जॉब में आ गया। तो फिर जब जॉब में आ गया तो उसके बाद फिर आगे की शिक्षा भी मुझे लेना था, तो फिर आगे की शिक्षा भी मैं लेता रहा अपनी नौकरी के साथ साथ। और लेखन का काम मेरा बहुत प्रारंभ से चलता रहा। वो एक तरह से आप मानिए कि वो बचपन से ही चलता रहा, कुछ ना कुछ पहले पढ़ना था और फिर वो उसमें लिखना जी भी ऐड हो गया। तो जब विश्वविद्यालय में पहुंचा तो वहाँ की जो छोटी-छोटी कार्यक्रम होते थे, छोटी प्रतियोगिताएं होती थीं और जी बहुत प्रकार की उस समय की मैगजीन्स हुआ करती थी, टीनेजर्स जी वाली। तो जी उनमें भी मैंने लिखना शुरू किया, छोटी-छोटी रचनाएं। तो प्रोत्साहन मिलता था, कभी 11 रुपए का पुरस्कार आ जाता था, कभी जी 21 रुपए का पुरस्कार आ जाता था, तब मनी ऑर्डर चला करते थे। यहाँ जी इंडिया पोस्टेज में एक सुविधा थी कि जी मनी ऑर्डर के नाम से एक सेवा थी, जिसमें आप पैसा भेज सकते थे और जिसको भेजते थे उसको मिल जाता था। तो जी जब भी किसी पत्रिका में कुछ छपता था, कुछ प्रोत्साहन मिलता था कि एक बच्चा लिख रहा है, तो लोग प्रोत्साहन करते थे। तो वो जब धनराशि आती थी तो जो आज सैलरी मिलती है भारी भरकम, वो जी उससे कहीं बड़ी, उससे उसमें उसकी जो प्रसन्नता होती थी, जो खुशी होती थी, वो मंजू जी अपार होती थी। वैसी प्रसन्नता फिर दोबारा नहीं मिली।
अब सही भी बात है। प्रोत्साहन राशियाँ मिलती रहती हैं, लेकिन वो जी, अलग ही चीज़ थी, अलग ही दौर था। इस तरह से लेखन का तो काम तब से चला और अब तक चल रहा है। जी। पंकज जी, आप लेखन की तरफ आपका कैसे विचार आया? आपके घर में कोई लिखता था? मतलब कोई हेरेडिटी है कि जिससे आपको लगा कि मुझे भी इस तरफ जाना चाहिए? क्योंकि ये कुदरत की देन है। जी, बिल्कुल मंजू जी, मैं ये बात ज़रूर बताना चाह रहा था और आपने पूछ ही लिया। तो जी, ऐसा था कि घर में पिताजी मेरे वो भी कवि हैं और जी, तो उनके कवि होने के कारण बचपन से ही जो कवि हुआ करते थे, कुछ बड़े कवि, कुछ कम बड़े कवि, कुछ नए कवि, जी, तो उनका जी, जमघट घर में लगा करता था। वो अक्सर घर में गोष्ठियाँ होना और इस तरह की चीज़ें होना, ये सब चलता रहता था। जी, और मेरी माता जी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी पांडे जी थीं। तो जी। उनकी भी अभिरुचि, आम तौर पे मंजू जी होता ये है कि जो कवि होता है वो घर से पीड़ित होता है। उसके लेखन में उसके लेखन में विशेष रूप से जो उनकी अर्धांगिनी होती हैं, पत्नी, तो वो जी, सहयोगी हो ऐसा कम होता है। वो एक तरह की उनके उनके लिए मतलब अवरोध ही होती हैं और लेखन के लिए जी, बहुत गहन उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं था। माताजी भी बहुत पसंद करती थी जब भी हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता था। बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते थे, छोटे कार्यक्रम भी होते थे, तो मेरी माताजी के ऊपर पूरा भार आ जाता था। अब उस जमाने में देखिए बहुत ज्यादा तो सुविधाएं होती नहीं थी, लेकिन जो भी जी, सुविधाएं घर में होती थी तो मेरी माताजी स्वयं सबके लिए चाय की व्यवस्था करना, नाश्ते की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना। और इस चीज को मैंने बचपन से देखा कि वो बहुत मतलब खुश होकर करती थी। कभी भी उनके खुश मन में होकर कोई के। नाराजगी का भाव नहीं होता था। तो एक वो भी एक एक तरह के मानिए संस्कार बने। और पिताजी जी। लिखते ही थे। पंकज जी, आप एक घटना की बात कर रहे थे, पर हम आपसे आपकी 2 लाइनें भी सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक जी, भी। जी बिल्कुल। अब इस चैनल में पहली बार मैं चूंकि आपके सौजन्य से आया हूँ, तो जी, 4 पंक्तियां हैं मंजू जी। जी। चलो आज सभी से कुछ बात कर ही ली जाए। चलो आज सभी से क्या कुछ बात कर ही ली जाए। अजनबी जो हैं उनसे भी मुलाकात कर ही ली जाए। अजनबी जो हैं बहुत उनसे भी मुलाकात कर ही ली जाए। मंजिलें दूर सही, मंजिलें दूर सही, राहें कठिन हैं। मंजिलें दूर सही, राहें कठिन हैं। कट फिर भी ज्यादा कुछ नहीं तो एक शुरुआत कर ही ली जाए। ज्यादा कुछ कर नहीं ही तो जाए। एक शुरुआत कर ही ली जाए। जो ये सब कार्यक्रम हुआ करते थे मेरे घर में, तो उससे जी, जुड़ा एक ऐसा प्रसंग है जो मैं जरूर बताना चाहूंगा। जी, ऐसा था, हमारे यहाँ फतेहपुर के बिंदकी एक तहसील पड़ती है, उसके जी। बहुत बड़े कवि हुए राष्ट्रीय स्तर के। उनका नाम था पंडित सोहनलाल द्विवेदी। और हुँ, हुँ। महात्मा गांधी का जो आंदोलन था उससे वो बहुत मतलब बहुत ही पूरी तरह से जुड़े रहे, बहुत मन से, मन वचन कर्म से जुड़े रहे। और वो वही कवि हैं जिन्होंने लिखा महात्मा गांधी के लिए कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, क्या गड़ बात गई है! जिधर भी एक दृष्टि, बढ़ गए कोटि पग उसी ओर। ऐसी पंक्तियां लिखने वाले पंडित सोहनलाल द्विवेदी, जो हुँ, हुँ। उत्तर प्रदेश की सभी जितने भी मतलब चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे मिडिल एजुकेशन हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसके पाठ्यक्रमों में रहे और पढ़े जाते रहे और बहुत सम्मानित थे पूरे देश में। तो उनका घर आना जाना होता रहा मंजू जी। और जब वो घर आते जी, थे, तो जब वो आते थे तो पूरा शहर का एक जमावड़ा लग जाता था। एक बैठक होती थी, जी, बहुत से लोग आते थे, बहुत से ऐसे लोग होते थे जो लिखना सीख रहे थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो जी, साहित्य अनुरागी होते थे, वो सुनना चाहते थे। और जो लिख रहे थे वो सोचते थे कि पंडित जी के सामने एक बार सुना लिया जाए, तो एक शब्द अगर बोल देंगे जी, तो मेमोरेबल हो जाएगा। तो मुझे अवसर मिला, जी, उनकी जो कविताएं होती थी, तो मैं बहुत छोटा था, जी,
तो बस इतना समझिए कि बोल लेता था तोतली भाषा में, तो वो मुझको रटवा दी जी, जाती थी उनके आने से पहले। और वो जब आते जी। थे तो मैं उनकी कविता उनके उनके सामने अपनी वही तोतली आवाज में सुनाता था। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, बीती रात क्या बात कमल है! दल फूले, उनके ऊपर भौरे जी, झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, हवा बही सुख देने वाली, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती में उजियारी लाई। ऐसी पंक्तियां जो मैं पाठ्यक्रम में पढ़ता था, बहुत प्राथमिक स्तर जी, के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। मुझे लगता है उस समय के जितने भी लोग होंगे, सबने ये कविताएं जरूर पढ़ी होंगी, उनको कंठस्थ किया होगा, सुनाया होगा। तो जी, मुझे ये जी, गौरव प्राप्त हुआ, ये अवसर मिला कि मैं उनकी पंडित जी, राष्ट्रकवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविताएं उनके सामने मुझे सुनाने का अवसर मिला। ये मैं जरूर बताना चाह रहा था। जी। बहुत आपने बहुत पीछे ले गए हमें। हम भी पढ़ते थे, उठो लाल अब आँखें खोलो। जी, 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 बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है उस कि समय आपको 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 निश्चित रूप से आगरा से अपना जुड़ाव याद आ गया होगा। जी, 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 जी। अ, आपने बहुत ही व्यंग पर लिखी कविताएँ, आपने बहुत ही संजीदा लिखी हैं आपने। आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ संजीदा आपकी कविताएँ जो हैं? जी, बिल्कुल मंजू जी। एक कविता है, मेरी छोटी कविता है, और जी, इस कविता के कई रंग हैं। जब दर्शक जी, उस कविता को सुनेंगे तो ज़रूर उसके साथ जुड़ेंगे। और मुझे लगता जी, है कि आज आम आदमी के ये मन की कविता है, जो आम आदमी जी, जैसा सोचता है, जिस तरह से उसके साथ घटता है, तो ये वैसी जी। कविता है। ये ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगा। मन के कोने में जिस पल भी, मन के क्या कोने में जिस पल भी छाने लगे निराशा, मन के कोने में जिस पल भी छाने लगे निराशा, और जिस पल चोट लगे सपनों को, जिस पल क्या चोट लगे सपनों को, सब कुछ लगे बुरा सा, जिस पल चोट लगे सपनों को, सब कुछ लगे बुरा सा, जब हर ओर धुंध सी छाए, जब हर ओर धुंध सी छाए, घिरता मिले कुहासा, जलते दीपक का प्रकाश भी जब लगने लगे बुझा सा, जलते दीपक का प्रकाश भी जब लगने लगे बुझा सा, अपने हाथों की मुट्ठी बांध, अपने हाथों की मुट्ठी बांध, पलकों को अपनी दे विराम, अपने हाथों की क्या बात! मुट्ठी बांध, पलकों को अपनी दे विराम, उस पल मुझे याद तुम करना, उस पल मुझे याद तुम करना। याद अगला बंद है मंजू जी। धन्यवाद। जी, कितना अद्भुत है यह जीवन, कितना क्या बात! अद्भुत है यह जीवन, इससे अद्भुत इसकी बातें। लोग जीवन के बारे में तरह तरह की बात करते हैं, बहुत निराशावादी बातें करते हैं। तो जीवन जी, निराश होने के लिए नहीं है, जीवन आशा का नाम है। तो कितना अद्भुत जी, है यह जीवन, उससे अद्भुत इसकी बातें, कुछ सपनों को पंख निकलते। कुछ लोगों के सपने क्या होते बात! हैं, उनके पंख निकल आते हैं, बहुत तेजी से पूरे होते हैं। वो सोच भी नहीं पाते हैं, जितनी तेजी से सपने पूरे हो जाते हैं। सपना उनके उनके जो सपने हैं वो सच हो जाते हैं। कुछ सपनों जी, को पंख निकलते, कुछ को लग जाते हैं कांटे। ऐसी भी स्थितियां होती हैं क्या कि कुछ सपने ऐसे होते जी, हैं जो अंत तक पहुंच के भी पूरे नहीं हो पाते, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो कुछ सपनों को पंख निकलते, कुछ को लग जाते हैं कांटे, पर की डोर पकड़ ही, पर सपनों की डोर पकड़ ही चलना उचित नहीं होता। केवल सपनों की डोर पकड़कर चलना मंजू जी उचित नहीं होता है। उचित पर सपनों की डोर डोर पकड़ ही चलना उचित नहीं होता। सपना सच हो जाए फिर भी, सपना सच हो जाए फिर भी, हर सपना सत्य नहीं होता। बहुत से लोग सपनों में ही जिया करते हैं मंजू जी। तो जरूर जी, सपने देखना चाहिए और सपनों को सच करने की दिशा में काम करना चाहिए। और सपने सच भी होते हैं, लेकिन हर सपना सच नहीं होता है, सपना सपना ही होता है।
तो सपना जी सच हो जाए फिर भी हर सपना सत्य नहीं होता। और मंजू जी अंतिम पंक्तियों पर आशीर्वाद चाहूंगा कि जी। जब भी आंखें खुलें तुम्हारी, जब भी जब भी आंखें खुले आंखें तुम्हारी। खुलें तुम्हारी, और जब भी आए सच की बारी, जब भी आंखें खुलें तुम्हारी और जब भी आए सच की बारी, उस पल मुझे याद तुम करना, उस पल मुझे याद तुम करना। तो ये एक छोटी अच्छा। कविता है। जी। तो ये आज बहुत। आज के युवा की कविता है, आम जन की कविता है जी। मंजू जी। ये उन लोगों की कविता है जो बहुत सपने देखते हैं और सच से मुंह मोड़ लेते हैं। तो बस इतना कहने का प्रयास है कि सपने देखिए, पूरा करिए, लेकिन सच करिए। सच है, सच में रहिए। पंकज जी, आपके जितनी भी रचनाएं हैं ना वो दिल को छू लेती हैं। एक समय ऐसा था, इंसान मदहोश हो जाता है और उस सच्चाई में चला है। बहुत ही गहरी कविताएं लिखते हैं आप। तो पंकज जी की कलम जो है बड़ी कमाल है। पंकज जी की कलम है बड़ी कमाल। कभी गम के बादल, कभी हंसी की चाल। कभी गम के बादल, कभी हंसी की चाल। शेर सुनाए तो दिल हो जाए फुल, और जब हंसाए तो लगे झूले पर झूल। तो चलिए पंकज जी, अब हम आपसे हंसी के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। कुछ व्यंग सुनाइए हमारे दर्शकों को, और कुछ हंसी की कविताएं जो आजकल लागू होती है। ये व्यंग्य कविता है और काफी लोकप्रिय है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। थोड़ी सी लंबी कविता है, मैं उसको कोशिश करूंगा कि जल्दी से मैं आपको दर्शकों तक पहुंचाऊं, आप तक और दर्शकों तक। इस समय 15 अगस्त आने वाला है और भारत की स्वतंत्रता का समय है, तो उसी पर एक व्यंग्य जी। है। मैं सीधे कविता पर आ जाता हूँ बिना किसी भूमिका के। कि मौसम था जी। सुहाना, मौसम था हम्म। सुहाना, बड़ा मजा आ रहा था, मैं लॉन्ग ड्राइव पर निकला, आगे एक ट्रक जा रहा था। मैं लॉन्ग ड्राइव पर निकला, जी। आगे एक ट्रक जा रहा था, इतने में मौसम ने ली अंगड़ाई, मैंने ट्रक के पीछे नजर गड़ाई, ट्रक के पीछे लिखा था शहीदा नू प्रणाम, ट्रक के पीछे लिखा ट्रक था के पीछे लिखा शहीदा था नू शहीदानो प्रणाम। प्रणाम। शहीदा नू प्रणाम पढ़कर मेरा मन हर्षाया, सीना चौड़ा हो गया, हाथ देकर मैंने ट्रक को रुकवाया। आज के टाइम में दुनिया स्वार्थ के पीछे भाग रही है, ऐसे समय में भी एक ट्रक ड्राइवर के दिल में देशभक्ति जाग रही है। ट्रक चालक को मैंने गले लगाया, ट्रक चालक को मैंने गले लगाया और पूछा, भगत सिंह को जानते हो? भगत सिंह को क्या बात है। जानते हो? ट्रक चालक थोड़ा अचकचाया। ट्रक चालक, चालक का मतलब मैं बता दूं ड्राइवर होता है, दर्शकों के जी। जानकारी के लिए। ट्रक जी। चालक थोड़ा अचकचाया, दिमाग पर जोर डाला, काउंटर क्वेश्चन दंदनाया। दिमाग पर जोर डाला, हम्म। काउंटर क्वेश्चन दंदनाया और बोला, भाई साहब, भगत सिंह को तो मैं जानता हूँ, भाई साहब, भगत भगत सिंह को तो मैं जानता हूँ, आप कैसे जानते हो? भगत सिंह को तो मैं जानता हूँ, आप कैसे जानते हो? अरे साहब, भगत सिंह रिश्ते में मेरा छोटा भाई है। अरे साहब, भगत सिंह रिश्ते में मेरा भाई है, मुझसे छोटा है। बेरोजगारी के इस दौर में उसको रोजगार का टोटा है। टोटा का मतलब ये होता है कि किसी चीज का न मिल पाना। अरे भाई साहब, भगत रिश्ते में मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, बेरोजगारी के इस दौर में उसको रोजगार का टोटा है। अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि पढ़ा लिखा है पर सिक्का खोटा है। यूं तो उसने किया है बीटेक, यूं तो उसने किया है बीटेक, टेक्निकल डिग्री करता है यूज, पर बेरोजगारी ने उसकी मेहनत के बल्ब को कर रखा है फ्यूज। पर बेरोजगारी ने उसकी मेहनत के बल्ब को कर रखा है फ्यूज। मुझे लगा कि बात इसकी समझ में नहीं आई, मुझे लगा कि बात इसकी समझ में नहीं आई, तो मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैंने पूछा, सुखदेव को जानते हो?
मैंने पूछा, सुखदेव को जानते हो? वो बोला, भाई साहब, सुखदेव मेरे पिता थे। सुखदेव मेरे पिता थे, बचपन में ही सिधारे स्वर्ग, तब से अब तक मेरे सुखों का हुआ है बेड़ा गर्क। वैसे भी रातों दिन मेहनत करके 4 पैसे कमाता हूँ, उन्हीं पैसों से अपनी जिम्मेदारियां निभाता हूँ। महंगाई के कारण सुख है मुझसे कंटेन, ऐसे में सुख को मैं भला कैसे करूं मेंटेन। मैं झल्लाया, उसकी बात सुनकर मैं झल्लाया। मेरा प्रश्न अब भी उसकी समझ में नहीं आया। मैंने कहा, शहीद चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? मैंने कहा, शहीद चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? अब वह घबराया, अब वह घबराया और बोला, नहीं। अब वो घबराया और बोला, नहीं। वैसे भाई साहब, आपका स्वर अनमना सा लगता है। अब वो मुझसे कह रहा है कि वैसे भाई साहब, अब आपका स्वर अनमना सा लगता है। इन सभी का नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। इन सभी का नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। मैंने कहा, मेरे भाई, आगे की पंक्तियां पर ध्यान चाहूंगा मैंने कहा, मेरे भाई, ये भारत के वो अमर शहीद हैं, ये भारत के वह अमर शहीद हैं जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, और वास्तव में भारत के जन गण मन के ये ही भाग्य विधाता हैं। वास्तव में भारत के जन गण मन के यही भाग्य विधाता हैं। मैंने फिर से प्रश्न दोहराया, मैंने जी फिर से प्रश्न दोहराया। मैंने कहा, मेरे भाई, जब तू शहीदा नू जानदा नहीं, ते गड्डी के पीछे शहीदा नू प्रणाम क्यों लिखवाया? इस बार हाँ जी इस बार ट्रक चालक मुस्कुराया। इस बार जी ट्रक चालक मुस्कुराया। पते की बात उसने बताया। पते की जी बात उसने बताया। ये शहीदा नू प्रणाम उन शहीदों के लिए हैं जो भगवान को भा गए हैं और कभी न कभी मेरी गड्डी के नीचे आ गए, और कभी न कभी क्या बात मेरी गड्डी के नीचे आ गए हैं। अब ट्रक चालक एक गंभीर बात कह रहा है। उसने कहा, जी ट्रक चालक बोला, भाई साहब, ट्रक चालक बोला, भाई साहब, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हमारी आंखों में मोतिया बिंद के तरह समाये हैं। मोतिया बिंद का मतलब कैटरेक्ट होता है। जी महंगाई, जी 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 बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हमारी आंखों में मोतिया बिंद की तरह समाये हैं, जिनसे लड़ते लड़ते हमने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले शहीद भुलाए हैं, बिसराए हैं। जिनसे लड़ते लड़ते हमने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले शहीद भुलाए हैं, बिसराए हैं। शब्दों के समंदर में तो आपने धमाका कर दिया पंकज जी। बट आज हमारा समय यहीं तक इजाज़त देता है हमें आपसे बात करने की। पर हम आपको फिर एक बार आपसे निविंद निवेदन करेंगे कि एक बार फिर हमारे साथ जुड़िए। पर जाते-जाते 2 पंक्तियाँ, 2 लाइनें हमारी वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए भी हम आपसे ज़रूर कुछ सुनना चाहेंगे। प्लीज़ पंकज जी 2 लाइनें। जी, जी बिल्कुल, एक मेरा कुंडलिया छंद है, उसे मैं हाँ, ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। ये भी छंद मेरा काफ़ी लोकप्रिय हुआ। नारी जी। से ही सृष्टि है, नारी से ही सृष्टि है जीवन आधार। नारी से ही सृष्टि है। ये मंजू जी, ये मेरा कुंडलिया छंद आपको समर्पित है। नारी से ही थैंक यू। सृष्टि है जीवन आधार। नारी से ही चल रहे दुनियावी व्यापार। नारी से ही चल रहे दुनियावी व्यापार। दुनियावी व्यापार सृजन तुमसे कल्याणी। दुनियावी व्यापार सृजन तुमसे कल्याणी। रब ने भी बख्शा है तुमको मीठी वाणी। रब ने भी बख्शा है तुमको मीठी वाणी। तुमसे ही सब रंग, तुमसे ही सब रंग सुगंधें भी हैं सारी। तुमसे ही सब रंग सुगंधें भी है सारी। और जैसा भी हो रोल, जैसा भी हो रोल, सदा निभाए नारी। तो इन पंक्तियों के साथ मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और समूची नारी शक्ति को
बहुत प्रणाम करता हूँ। थैंक यू पंकज जी, आपका चढ़ती कला टाइम टीवी को टाइम देने के लिए। पर हम आपको फिर मिलने के लिए निवेदन देंगे, और तब तक के लिए प्रणाम। धन्यवाद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने प्रणाम, के प्रणाम लिए। जी। और आप सब लोग भी निवेदन है कि हम एक बार फिर पंकज जी को लेके आएंगे। टाइम हमें इजाजत नहीं देता आगे जाने के लिए। तब तक के लिए ਤੁਹਾਡੀ अपनी मंजू वालिया दा धन्यवाद। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ इजाजत ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। शुक्रिया।